सबको विदित ही है कि श्री अरविंद के जन्म के 150वें जन्मोत्सव के अवसर पर श्री अरविंद सोसाइटी ने ये आध्यात्मिक संवाद की एक माला प्रारंभ की है और विगत वर्ष 19 सितंबर 2020 से इसको प्रारंभ किया गया था और आज हम इसका 22वां पुष्प लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में इसके लिए है। तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और सबसे पहले हम श्री माता जी का संगीत बजाते हुए उनका आवाहन करेंगे और फिर कार्यक्रम हमारा शुरू होगा। थैंक यू। श्री मातृ चेतना के आवाहन के पश्चात अब समय है प्रार्थना का। और आज हमारे बीच हमारी श्री अरविंद सोसाइटी की जो चंडीगढ़ शाखा है उसके सदस्य श्री नवनीत जी उपस्थित हैं और मैं नवनीत जी से अनुरोध करता हूं कि वे श्री माँ की प्रार्थना और ध्यान जो उनकी पुस्तक है उसमें से एक प्रार्थना का वाचन करने का कष्ट करेंगे। श्री नवनीत जी। श्री माँ, 8 जनवरी 1914। आओ हम उन मार्गों से बचे रहें जो बहुत आसान हैं और जो प्रयास की मांग नहीं करते। वे मार्ग जो हमारे अंदर यह भ्रम पैदा करते हैं कि हम लक्ष्य तक आ पहुँचे। हम उस लापरवाही से बचे रहें जो हर पतन के लिए दरवाज़ा खोल देती हैं। हम उस आत्मसंतोषी
आत्म श्लाघा का त्याग करें जो हमें रसातल की ओर ले जाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रयास, हमारे संघर्ष और हमारी विजयें चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, अभी तक हमने चाहे जितना मार्ग तय किया हो, अभी जो मार्ग चलना है उसके आगे वह कुछ भी नहीं है, और यह कि सभी समान हैं, शाश्वत के सम्मुख धूल के कण या समान रूप से सितारे हैं। तू सभी विघ्न बाधाओं का विजेता है, वह प्रकाश है जो समस्त अज्ञान को प्रकाशित करता है, वह प्रेम है जो समस्त घमंड को जीत लेता है, और कोई भी भूल भ्रांति तेरे आगे ठहर नहीं सकती। श्री माँ। नवनीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको विदित ही है कि चेतना के द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, ये एक ऐसा विषय है जो सहज ही हम सबको आकर्षित करता है। लगभग 20-25 वर्ष पूर्व इस विषय के ऊपर मैंने व्याख्यान सुना था और उसके बाद लगातार इस पर कार्य होता रहा। जिस तरह 3 डायमेंशंस की बात होती है और चौथा डायमेंशन, 4th डायमेंशन चेतना का होता है, तो क्या चेतना के द्वारा प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है? इस पर बहुत सारा काम हुआ है और सबसे ज्यादा जो इसके 2 उदाहरण हमको मिलते हैं बाह्य जगत में, वो पहला तो मिलता है कुरुक्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण ने हथियार एक भी नहीं उठाया, अस्त्र शस्त्र का त्याग किए रहे, लेकिन सारे युद्ध की उन्होंने दिशा बदल दी। और उनके ये कुशल प्रबंधन और चेतना के द्वारा जो उनका प्रबंधन था, उसका ही ये असर था कि अंततः सत्य की विजय होती है और पांडवों के हिस्से में जीत आती है। युग बदलता है। द्वापर युग के बाद हम जिसको कली का युग कहा जाता है, उसमें आते हैं। एक फिर भीषण परिस्थिति उत्पन्न होती है और विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज होता है। और उस समय फिर वही विश्व चेतना, वही विश्व पुरुष एक नए रूप में श्री अरविंद के रूप में जब धरती पर होते हैं, तो वे द्वितीय विश्व युद्ध की सारी जो दिशा है, सारा उसका जो निर्देशन है, उसको तय करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा, जो भगवान की ही चेतना है। और द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में जिन लोगों ने पढ़ा है, जो लोग जानते हैं, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मित्र राष्ट्रों की अपरेंट बिल्कुल हार दिखाई दे रही है और नाजियों की विजय जो है वो सुनिश्चित है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता था कि युद्ध की दिशा बदल जाती थी। और इस सब में श्री अरविंद ने अपनी चेतना का जो प्रयोग किया है, वो एक पढ़ने योग्य, जानने योग्य और अनुभव करने लायक चीज है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो वक्ता लोग हमारे बीच में आते रहे हैं, उसी कड़ी में एक बहुत विद्वान वक्ता आज इस गूढ़ विषय को हमारे सामने रखने के लिए हैं। वे है श्री श्रीनिवास मुलुगु जी। आप मूलतः हैदराबाद के हैं। पांडिचेरी में जो हमारा नेशनल कोर ग्रुप है, उसके काफी लंबे समय से सदस्य हैं। तेलंगाना में जो श्री अरविंद सोसाइटी का कार्य है, उसमें वे उपाध्यक्ष की भूमिका में है। इसके अलावा भी लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने कॉरपोरेट जगत में कार्य किया है और सिस्को और नोकिया जैसी कंपनियों में उन्होंने बहुत बड़े पद पर प्रबंधन का कार्य संभाला है। नोकिया का जो इंटरनेट का बिजनेस है, उसके उन्होंने जो है इंडिया के हेड के रूप में बहुत सारा काम किया और बीच में वे दिल्ली में रहते थे और सारा कुछ कामकाज संभालते थे। लगभग 44 वर्ष की जब उनकी आयु रही होगी, तब उनके भीतर की जो आध्यात्मिक पुकार है, उसने उनके भीतर के जो ये व्यावसायिक जीवन था, इसको डोमिनेट किया। और अब वे पूरी तरह
श्री अरविंद और श्री माता जी की चेतना के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाए हुए हैं और अनेक अनेक स्थानों पर जाकर न केवल व्याख्यानों के माध्यम से अनेक विषयों को रखते हैं, बल्कि साउथ के जो बहुत सारे हमारे राज्य हैं उसमें बहुत सारा काम श्री अरविंद सोसाइटी का उन्होंने देखा है। और इसके साथ ही जो हमारा एक बीच में आप लोगों ने निश्चित ही सुना होगा कि औरो यूथ का जो काम हमारा चलता है युवाओं के बीच में काम करने का, तो उसमें भी वो जो हमारे आदरणीय अरुण भैया, शिव कुमार जी और श्रीनिवास जी, इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और आज हम लोग ऐसे विद्वान वक्ता को अपने बीच में इस गूढ़ विषय को समझने के लिए पाकर बहुत हर्षित हैं। तो मैं हमारे वक्ता जो श्रीनिवास जी हैं उनका, और जो हमारे सब लोग आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, उन सबका श्री अरविंद सोसाइटी सैफिक श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा सबकी ओर से फिर स्वागत करता हूं और श्रीनिवास जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस विषय पर अपनी बात रखें। और उसके बाद यदि समय हमारे पास रहता है तो हम लोग जरूर कुछ प्रश्नोत्तर भी लेना चाहेंगे। तो यदि आपके मन में कोई शंकाएं, कोई प्रश्न होते हैं तो उसको एक एक करके कार्यक्रम के अंत में हम लोग जरूर रखेंगे। ये 22वां पुष्प आपके सामने प्रस्तुत है, मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, और श्री श्रीनिवास जी इसको रखेंगे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मनोज भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। जो भी पिछले कुछ सालों से माँ का काम करने का मौका मिल रहा है सोसाइटी के थ्रू, मुझे तो हर बार यही लगता है कि काम एक माध्यम बन जाता है लोगों से जुड़ने का। और आज जब मैं देखता हूँ कि इतने सारे हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, सबके साथ एक और बार संपर्क करने का मौका मिला है। बस थोड़ा बहुत जो हमने काम किया है मैनेजमेंट के एरिया में, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, और उसके बाद कुछ टाइम तक सोसाइटी का सैफिम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मुझे दिया गया था, तो उसका जो सम एलिमेंट ऑफ दैट आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सर, थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा आपका फेस बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा प्लीज। इतना अच्छा, सुंदर रूप है आपका, हम उसको आंशिक रूप से नहीं देखना चाहते, पूरा देखेंगे जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। is this all right? यस, इट्स ऑलराइट, थैंक यू। Yeah, surely, sorry, yeah. तो जब हम मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस और लीडरशिप बाय कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तो मिल ही जाते हैं व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल्स, एट दिस एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल, अलग अलग मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज गिवन अक्रॉस द वर्ल्ड। लोगों को बुलाया जाता है, ट्रेनिंग कंपनीज को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इनको ट्रेनिंग दे मैनेजमेंट में। जब हम श्री अरविंदो और मदर को पढ़ते हैं और उनकी फिलॉसफी को जब हम इम्प्लीमेंट करने शुरू करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड दैट श्री अरविंदो अगेन कम्स टू द कोर ऑफ ईच एस्पेक्ट विदाउट टचिंग द सुपरफिशियल अप्रोच। जो बाहरी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना वो नहीं बताते हैं, वो ऐसे पॉइंट पर हमें ले जाकर हमको शिक्षा देते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं, ताकि एक बार उस तरफ हमने काम करना शुरू कर दिया तो सारे रिजल्ट्स जो मिलना चाहिए उस क्षेत्र में हमको मिल जाते हैं। इसीलिए उनको हम इंटीग्रल वर्ड यूज करते हैं हर फील्ड का, चाहे वो इंटीग्रल एजुकेशन हो, इंटीग्रल मैनेजमेंट हो, ऑल ऑफ दिस, इंटीग्रल हेल्थ हो। मैनेजमेंट में भी यही है कि while most of the trainings around the world वो हमको ये सिखाते हैं कि बाहरी manifestations of problems को कैसे संभालें। जब हम श्री अरविंद के पास आते हैं तो इश्यू बन जाता है कॉन्शियसनेस का। एंड व्हेन मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस, चेतना की ओर से जब हम प्रयास करते हैं, तो बाकी सारे जो आउटर मैनिफेस्टेशन से अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये जो मटेरियल थोड़ा मैं आपको जो आज प्रेजेंट करने वाला हूँ, इस मटेरियल पे हमने ट्रेनिंग भी किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी किए हैं,
काफ़ी एजुकेशन में फील्ड है हमारे रूपांतर प्रोजेक्ट के द्वारा. ऑलमोस्ट 400-500 एजुकेशनलिस्ट को हमने ये दिया है, ये सम ऑफ दिस मटेरियल. एक्चुअली ये 2-डे वर्कशॉप मॉड्यूल बनाया था हमने मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस का. उसमें से वैसे आप तो मेनी ऑफ दिस पार्टिसिपेंट्स टुडे they know most of the philosophy of Mother and Sri Aurobindo. So we are trying to focus on what does Mother and Sri Aurobindo, what is Sri Aurobindo and Mother's approach on this. तो वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा. टोयोटा के साथ हमने काम किया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के साथ अलग अलग स्टेट्स में हमने काम किया है. आई होप दैट दिस विल बी ऑफ बेनिफिट टू यू. और इसके आगे भी अगर आपको लगता है कि कुछ मटेरियल चाहिए, पर्टिकुलरली in terms of guidance or in terms of reading material, there are many books and I will be happy to share with you. तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन से. जैसे टिपिकल मैनेजमेंट तो विदाउट प्रेजेंटेशन तो होता नहीं है, तो मैं आपके सामने स्लाइड्स कुछ पेश करूंगा and then we will move forward. The material is a lot. आप इमेजिन कर सकते हैं जब 2 दिन का वर्कशॉप का सारांश आपको पेश करना चाहता हूं तो 45 मिनट्स तो शॉर्ट ही लगता है, but we'll go through it as best as we can. So one of the first questions that we have to ask ourselves is, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, what is expected by employees regarding management? ये लीडरशिप जो है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनसे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज बाय एंड लार्ज? बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन में 10% टॉप लीडरशिप में होता है और 50-60% तो बॉटम टियर में होता है, रेस्ट मिडिल मैनेजमेंट हो जाता है. इस पर एक्चुअली हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक पूरा सर्वे किया था कि नेतृत्व के लक्षण क्या होने चाहिए. They spoke to almost 200 business leaders and business 30 companies, almost 200 leaders across 15 different countries. मतलब almost एक global survey समझिए आप इसको. So when they did the survey, what people indicated was when it came to management, सबसे ज़्यादा expectation क्या था? The top 5 issues that came up. First one was एक एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक नैतिक स्तर होना चाहिए जिसके आधार पर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन साथ चल सकते हैं. Then of course there are other things that come in. Most of our focus today will be on point number 1, but just for information. Second was clarity चाहिए कि हमारा क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक चलने का क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, क्या गाइडेंस है. Then honesty and precise communication. मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है, उसका पूरा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए. उसके अलावा टीम डेवलपमेंट में भी बात की जाती है. उसके अलावा ईगो इश्यूज को, particularly when it comes to senior management, it is better to not have ego in the way. So ये भी एक बात आई थी. So the advantage when we come to speak about Sri Aurobindo and Mother is what they have to talk about management is not just ethical and moral, but very, very, very high standard. इसको तो हम ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप कह सकते हैं. एंड टुडे ये मैनेजमेंट की दुनिया में और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की दुनिया में ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप बहुत माना जाता है. व्हाट डज इट एसेंशियली मीन? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का क्या मतलब है? बस इतना है कि आप अगर एक मैनेजर या लीडर की तरह इफ यू वांट टू सक्सीड, उस लाइन में आपको सक्सेस चाहिए, तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आ सकते हैं. परिवर्तन जरूरी है, रूपांतर जरूरी है. किसका? ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारा खुद का. और माँ और श्री अरविंद को सारा फिलॉसफी तो यही है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड देन यू विल बी एबल टू चेंज मेनी थिंग्स. श्री अरविंदो का एक कोटेशन है, देखिए, वी मे फाइंड when all the rest has failed, hid in ourselves the key of perfect change. ऊपर बैंडेड लगाने का काम पूरा होने के बाद हमको लगेगा कि डिसीज का क्योर नहीं हो रहा है. ऊपर से जब हम बाम लगाते हैं तो पूरी तरफ से रिकवरी नहीं होती है.
मैनेजमेंट दुनिया में आज वही है, क्योंकि हम पिछले 60-70 सालों में इतने सारे मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्राई किए हैं, लेकिन हर साल हर 2 साल कुछ ना कुछ बदलते रहता है। और उसी मैनेजमेंट आज हमको इस स्थिति पर लाई है कि वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट मैन इज डिस्ट्रॉइंग दिस प्लैनेट। हम प्रॉफिट्स के पीछे इतना पड़े हैं कि प्लैनेट को हमने पूरा डिस्ट्रॉय करने पे चले गए। So what is the solution? The solution is hidden inside ourselves, the key of perfect change. ये change की जो की है, ये आंसर है, ये हमारे अंदर ही है, कहते हैं श्री अरबिंदो। और वो क्या आंसर है? वो की है कॉन्शियसनेस का। आप सब तो जानते हैं, we have to work, the framework of Sri Aurobindo when it comes to this is physical, vital and mental and of course spiritual. ये सारे कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, जब हम वर्कशॉप करते हैं हम ये भी पूछते हैं कि आपका फिजिकल, वाइटल, मेंटल, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे आधार है या कॉन्शियसनेस पर बाकी सब आधार है? कैसे है? विच इज द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट? क्या कॉन्शियसनेस का इफेक्ट इन चारों पर पड़ता है? क्या इन चारों के वजह से कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे होती है? द आंसर इज वी नो इट इज एक्चुअली एन आइटरेटिव प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप दोनों बदलना चाहिए। फिजिकल लेवल पे एफर्ट भी चाहिए, मेंटल लेवल पे डिसिप्लिन भी चाहिए, इमोशनल लेवल पे कंट्रोल भी चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पे एस्पिरेशन भी चाहिए। और ये 5 साल करेंगे तो कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली बदलेगा। और जब कॉन्शियसनेस बदलेगा सो ऑल द 4 विल अगेन गो अप, अगली श्रेणी पे पहुंच जाएंगे। एक स्पाइरल डेवलपमेंट समझिए। दिस इज ऑलमोस्ट द फ्रेमवर्क इन विच वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। इसके थोड़ा और डिटेल में चलेंगे तो यू विल सी 2 एस्पेक्ट्स ऑन द राइट साइड। देयर इज इनर अवेयरनेस and there is inner progress. पहले जागरूकता जरूरी है, हमको पहचानना है अंदर क्या हो रहा है, उसका और डिटेल में जाएंगे। वो होने के बाद फिर प्रगति शुरू होगी, then the progress will begin. We start with first self observation, अवलोकन। हमारे अंदर क्या चल रहा है इसको पहचानने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करके अवेयर हो जाएंगे। हम जब काम करते हैं इसमें, चाहे वो एडल्ट्स के साथ फैमिली वर्कशॉप्स कर रहे हैं या यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, we do a matrix of physical, vital, mental, सात्विक, रजसिक, तमसिक। इसका एक 3x3 मैट्रिक्स बोल के वो सेल्फ अवेयरनेस का एक्सरसाइज मानते हैं हम। फिजिकल, वाइटल, मेंटल, सात्विक, रजसिक, तमसिक। अदरवाइज फिजिकल, वाइटल, मेंटल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वो मैनेजमेंट पार्लांस में आ जाता है। आपके फिजिकल, वाइटल, मेंटल में क्या स्ट्रेंथ्स है, फिजिकल, वाइटल, मेंटल में क्या वीकनेसेस है और क्या थ्रेट्स है। सबसे जब when there are these strong problems और थ्रेट्स बन जाते हैं अपने लाइफ के लिए, फिर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का क्या होता है। ये करते करते हम धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जागरूकता होती है, थोड़ी बहुत हमको पहचान आ जाता है, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। फिर जब काम करते हैं कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी टेक अप, तब हमारी उन्नति शुरू होती है। स्लोली आवर डेवलपमेंट विल स्टार्ट, देन मास्टरी एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमने जो बोला था मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस इज अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत एडवांस्ड स्टेज है। धीरे धीरे उसकी तरफ हमको जाना चाहिए। मदर का एक वर्ड है, वो एक पैसेज है। फॉर एग्जाम्पल शी सेज, if you want peace upon earth, first establish peace in yourself, in your heart. If you want union in the world, first unify the different parts of your own being. जब तक हमारे जो ऑर्केस्ट्रा है वो एकीकृत नहीं होता है तो यूनियन कहां से आएगा? And then of course this is the line straight for any management student. Change yourself and the circumstances will change. So इसका दोनों तरफ से, एक मैनेजमेंट की तरफ से हमने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरह अभी हर बंदा समझता है मैनेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। और मदर ने ये बात हमको स्पिरिचुअली समझाया है कि ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी इनर बिफोर आउटर कैन चेंज। अनफॉर्चुनेटली 80% of management training tries to focus on circumstances outwardly. It doesn't focus adequately on the inner, deeper changes. बिहेवियरल चेंज बताते हैं, कॉन्शियसनेस चेंज नहीं बताते। लेकिन बिहेवियरल चेंज कॉन्शियसनेस पे ही निर्भर है, वो प्लेटफॉर्म है उसका। तो हम कॉन्शियसनेस की तरफ से प्रयास करना चाहिए जो भी चेंज लाना चाहते हैं। तो ये अवलोकन और जागरूकता क्या करना चाहिए? व्हाट इज इट दैट वी वांट?
यहां पर थोड़ा बहुत हमको समझना जरूरी है कि हमारा जो नेचुरल लाइफ है इट इज टर्न्ड आउटवर्ड. हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय जो कहते हैं ट्रेडिशनली, दे आर लाइक हॉर्सेस, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स माइंड ऑल्सो, बट विल कम टू दैट लेटर. सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? पहले अपने आप अंदर झांके और एग्जामिन oneself closely and objectively, and this observation then triggers awareness. क्या अवेयरनेस? हमारे में क्या पैटर्न्स हैं, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रियाएं क्या है, हमारे नेचुरल रिएक्शंस क्या है, हमारे डोमिनेंट इमोशंस क्या है. ये बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है. जैसे ग्राफिक में देख रहे हैं, वहां पे 5-6 लोग बैठे हैं अंदर. तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जेलस है, कोई एंग्री है. इनको फर्स्ट एनालाइज करें, धीरे धीरे समझे. एंड इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सम ऑफ दीज पैटर्न्स आर लॉन्ग टर्म पैटर्न्स. वो कुछ पैटर्न्स डेली होते हैं, कुछ पैटर्न्स वीकली होते हैं, कुछ पैटर्न्स क्वार्टरली होते हैं, कुछ पैटर्न्स हाफ ईयरली भी हो सकते हैं. कुछ लोगों का 6 महीने में एक बार अगर इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं हुआ तो वो सहज स्थिति नहीं हो सकती. उनका सहज स्थिति यही है कि हर 6 महीने कोई ना कोई एक मेजर विस्फोट हो. इमोशनली हैंडल नहीं कर सकते अपने आप को. नहीं तो कारण बदलेंगे. कभी हस्बैंड कारण होगा, कभी वर्क कारण होगा, कभी बच्चे कारण होंगे, कभी हेल्थ कारण होगा. लेकिन ये पैटर्न ऑफ एक्सप्लोजन इज ऑल्सो देयर ओवर ए लॉन्गर पीरियड. डिप्रेशन भी है. खैर, आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं. आई विल नॉट बिलेवर द पॉइंट, बट दिस इज व्हाट वी थिंक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन. एंड सम स्टैटिस्टिक्स आई जस्ट read out one by one and I'll give you. According to one statistic, we have 63,000 thoughts per day. Repetitive thoughts, 80% keep repeating for no reason. हमारा अभी attention span, adult attention span is around 8.25 seconds. Imagine 8.25 seconds. एक और statistic है जो कहता है आपका थोड़ा सा distraction हुआ किसी काम में, वापस उस काम पर ध्यान लगने में 15 मिनट लग जाते हैं. तो look at the irony. हमारा कंसंट्रेशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स है और एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं वापस एकाग्रता पाने में. एन एवरेज एम्प्लॉय चेक्स ईमेल 30 टाइम्स इन अ डे. मतलब 8 घंटे 10 घंटे में 30 टाइम्स मींस हर 15-20 मिनट वो ईमेल पे ही लगा है. एंड ऑन एन एवरेज जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं वो दिन में 80 से 100 बार स्क्रीन अनलॉक करते हैं और अपना मोबाइल फोन देखते हैं. अगर 10 घंटे में आप 100 बार कर रहे हैं, मतलब हर घंटे में 10 बार आप फोन अनलॉक कर रहे हैं. अब सोचिए क्या हो रहा है हमारे अंदर. हर 3-4 मिनट में हम फोन पे जा रहे हैं. तो दिस इज हाउ आवर माइंड इज वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड. एंड इसके बीच में, इस chaos के बीच में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के चक्कर में है. मैनेजमेंट इज दैट. मैनेजमेंट इज अबाउट टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बट आवर माइंड इज कंप्लीटली स्कैटर्ड. हमको ये नहीं पता है कि किसी काम पर कैसे ध्यान लगाएं. पूरा डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड है. और इसके बीच जब हम डिसीजंस लेते हैं क्या होगा? इट इज लाइक जगलिंग. करते 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 अगर आप बॉल्स बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी क्रैश होगा. एंड दैट इज व्हाई आवर डिसीजन मेकिंग इज वेरी अनसर्टेन टुडे, वेरी वेरी अनस्टेबल. क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एनालिटिकल अप्रोच रहने के लिए जो टाइम है वो दे नहीं रहे हैं, तो मैच्योर डिसीजन की संभावना ही कम हो जाती है. And of course, we know our thoughts and emotions are always fluctuating between bhuta and bhavishya, past and future. Present consciousness, and this is the part of self-awareness, self-observation. So ये observation है और ये हमको aware कर रहा है कि भाई काफी गड़बड़ है हमारे अंदर. जो डिसीजन मेकिंग का बोर्ड रूम है ये दिमाग में, उसमें बहुत chaos है अभी. तो इसका क्या करना चाहिए? दिस स्लाइड ऑब्जर्व, डिटैच एंड कंट्रोल. फर्स्ट अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखिए क्या chaos चल रहा है, वो chaos को समझिए, परखिए. उसके बाद थोड़ा 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 डिटैच हो जाना सीखिए. मतलब don't let the thoughts and emotions push you in 10 different directions. जैसे माता जी कहती है, step back, don't act in chaos and confusion.
रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, शांत होकर काम करें, ऑब्जर्व, डिटैच एंड कंट्रोल। एक नियंत्रण जरूरी है, एक वैराग्य, कम से कम विचार तो चाहिए, विवेक तो चाहिए, और उसके लिए थोड़ी शांति तो चाहिए, इक्वानिमिटी। So these are the methods by which, first of all, we try to observe and become aware. One more quotation of the mother: be careful to remain always calm and peaceful. Let an integral equanimity establish itself more and more completely in your being. Integral equanimity. इक्वानिमिटी तो हम समझते हैं, एक सामरस्य तो होनी चाहिए, एक समत्व होना चाहिए। ये इंटेग्रल इक्वानिमिटी क्या है? आपकी ये जो इक्वानिमिटी है, इट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस ऑल द लेयर्स ऑफ आवर बीइंग, हमारा फिजिकल, हमारा वाइटल और हमारा मेंटल। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम एजिटेट हो जाते हैं तो हमारा वाइटल बीइंग में रिएक्शन आता है, थोड़ा हल्का सा शिवर आ जाता है, फिजिकल में एजिटेशन आ जाती है अंदर। हो सकता है हम कुछ ना बोले, लेकिन माइंड एजिटेट हो जाता है, बॉडी गर्म होती है, नहीं तो पसीना आता है। ऑल दीज आर वाइटल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। वहां पे भी इक्वानिमिटी आनी चाहिए। डू नॉट अलाउ योर माइंड टू बी एक्टिव, टू लिव इन अ टर्मोइल। हलचल ज्यादा नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए अंदर का। Do not jump to conclusions from superficial view of things. Concentrate and decide only in quietness. So again, this is an insight of how do we handle what is going on? How do we ensure that when we are taking decisions, the decisions come out from the depth of our being, not from the surface level of our being? इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इनफैक्ट आई विल डाइग्रेस हियर अ लिटिल बिट। कुछ साल पहले मुझे इंटीग्रल एजुकेशन पे काम करने का मौका मिला था। हमारे जो शिव भैया हैं उनके साथ थोड़ा मैंने काम किया उस डोमेन में। और मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, टेलीकॉम वर्ल्ड से, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से आता हूँ, और एजुकेशन के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो आई went through a lot of literature of Mother and Sri Aurobindo on education about 7-8 years back. Went to Pondicherry, attended the training also. But my surprise was when I started reading this, I said, my God, Mother wants the teachers to be yogis first and teachers later. क्योंकि वो जो कहती है टीचर्स के बारे में, मदर टीचर किस तरह होना चाहिए, वो सब मुझे पढ़ने के बाद लगा मदर तो टीचर्स को पहले योगी बनने के लिए कह रही है। और यहाँ पे जब आपको अगर एक इफेक्टिव लीडर बनना है, इफेक्टिव मैनेजर बनना है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करनी है, तो पहले अपने आप के कॉन्शियसनेस में जो जो है, और वो एक योगी का फर्स्ट स्टेप है। तो हम सबको मतलब यही कह रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है, अगर आपको एक इफेक्टिव लीडर बनना है, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट मैनेजर बनकर, कॉम्पिटेंट लीडर बनकर अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ इनसाइड एंड डेवलप अ सर्टेन लेवल ऑफ इक्वानिमिटी बिफोर you can go further. I know I've been going a little bit faster, but I'm also taking comfort in the fact that the basic themes that I touched upon, otherwise अभी तक जो 15-20 मिनट में जो मैंने किया है, normally ये half a day होता है, of course including हमारे पास एक equanimity worksheet होती है, we try to do people introspect करते हैं, लोग अपने आप पे जाते हैं, थोड़ा पिछले 2-3 मैनेजमेंट के important इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनका रेस्पॉन्सेस को लिखते हैं, समझते हैं अपने आप को, और आपको इक्वानिमिटी स्केल में पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ, व्हाट आर माय नेचुरल रिएक्शंस।
ऐसे अलग से इंट्यूटिव वर्कशॉप, इंट्यूटिव लीडरशिप पे भी हमने काम किया है। वो इंट्यूटिव स्केल एक होता है, आपका कहाँ तक इंट्यूशन काम कर रहा है, उसको भी आप सेल्फ असेसमेंट करने का एक मौका मिलता है। तो एनीवे, विल कंटिन्यू विद दिस। सो वी हैव सीन सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसका एसेंस ये है कि ऑब्जर्वेशन, डिटैचमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल। अब डेवलपमेंट, उन्नति, मास्टरी, एक निपुणता पाना है, और फिर रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द सेक्शन ऑन इनर प्रोग्रेस। प्रगतिशील कैसे बनाना है हमारी जर्नी को, वो यहां पे आता है अभी। सो व्हेन वी टॉक ऑफ इनर डेवलपमेंट, इसमें 3 डायमेंशंस है, 3 आयाम, 3 पहलू। व्हाट आर दे? पहले, go deeper into yourself. Everywhere when we talk about Sri Aurobindo's and Mother's philosophy, they talk about the outer and the inner. When we go through the entire book of Letters on Yoga, and Sri Aurobindo talks about foundation of sadhana. What is the foundation of the sadhana? What is the first step towards spiritual development? Establish peace and calm into yourself. This is what he says. He says that is the foundation of sadhana. उसके अलावा आप कितना भी साधना करें, उनको स्थिरता देने के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए पीस का। The same thing applies in management. Unless there is a certain peace inside of us from which the rest of our personality emerges, it is difficult to be an effective manager or a leader. Silence and peace, internally, externally, equanimity should be reflected in our reactions. And then inner growth has one more deeper dimension that talks about listening to our psychic being and our psychic guidance. And we all know psychic guidance can only come when the orchestra of emotions and thoughts has calmed down. And here I take examples of this, some of the greatest fiascos and scams and problems that happen. जो मैं हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे सत्यम का स्कैम बड़ा हुआ था, रामलिंग राजू जेल गए थे, वैसे बहुत सारे हैं। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, हमको साइकिक पाने में टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस इज एक्सेसिबल। एंड आई कीप टेलिंग द ऑडियंस दैट आज तक जो भी स्कैम हुआ है वो अनजाने में, गलती से कभी नहीं हुआ है। स्कैम जो भी हुआ है पूरी जानकारी के साथ वो दस्तखत किया है उन लोगों ने। इट वाज अ फ्रॉड कमिटेड विद कंप्लीट अवेयरनेस एंड कॉन्शियस। सो डीपर सेल्फ डेवलपमेंट इज अबाउट जानते हुए गलती ना करें। दैट इज अ बेसिक थिंग अबाउट कॉन्शियस। एंड यू नो, आपका अंदर से पता चल जाता है आप जो कर रहे हैं सही है या नहीं। उसको सुनना ही साइकिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज वाइडर, एक विस्तृतता। The truth of the matter is, how much ever a successful the man is, any man is, even Nobel Prize winners, they have never succeeded by themselves. As Newton said, I can see further because I stand on the shoulders of my predecessors. Anyone who comes and says कि मैंने ये accomplish किया है, either he is ignorant or he is arrogant. Because how much ever a great thing we accomplish, it is always, there are many people who make it happen. There are colleagues, there are organizations which are helping us, there are the previous generation of researchers who are helping us, there are others who are providing us the finance, there are others who are supporting us from the family to be able to work. All of these people should be carried with us. तभी एक spiritual management का self development हो सकता है। जब तक मैं ego based बन के रह जाऊंगा, तब तक I am a failure as a leader and a manager. And that comes out in the form of gratitude, compassion, karuna, all of these things. And the other aspect is ego-based leadership, as I told you, has brought the planet to the verge of destruction, and climate change has become the biggest discussion item today.
It is no longer the profits as the bottom line, it is the triple bottom line or the quadruple bottom line. ये buzzwords हैं अभी management training में. Triple bottom line, talking about people, talking about profit, talking about planet. तो profits एक तरफ, but environment को आप क्या कर रहे हो और आपके लोगों के साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हो, ये भी important बन गया है. इनफैक्ट अभी आप NGOs में अगर आप काम कर रहे हो तो टू सेल्फ डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG बोल के बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. 20 साल पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स बोल के ये क्या है, ये UN साथ में 100 कंट्रीज को या 150 कंट्रीज को 7 लाख, उन्होंने बोला अगले 20 साल में हमको क्या करना चाहिए. तो जब आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को देखते हैं जो 22,000 तक थे, उसमें हर चीज मैन से जुड़ा हुआ था. You should eliminate poverty, you should improve education, you should improve literacy, सारा about humanity. But there was nothing about the planet. Today you look at sustainable development goals, it is 50% about planet. Life above land, life below water, all of that is covered. अभी समझ में आ गया कि भाई अगर हम उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भी जाएंगे. दो पीढ़ी बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी रहेगा कि. ये widening is necessary in our consciousness, so that we are able to carry with us everyone and share with everyone the accomplishments we make through this journey. And then of course, the higher. We have to open all these 3 aspects, ye teeno aayam, all of them. There should be a silent mind, there should be a capacity to receive intuition, there should be a higher mind. All of these things have to be taken into account when we are talking of development. Now, again, please bear in mind that I am in this 50 minutes trying to give almost the entire series. So sometimes you'll find this big jump, but that's a conscious decision. Now we come to self-mastery. After doing all the sadhana inside, going deeper, establishing silence, trying to have equanimity in our outer dealings, trying to widen our consciousness and embrace others with a sense of brotherhood and universal acceptance. When we do all of this and establish the basics, धीरे धीरे हमारे अंदर एक dynamic silence establish हो जाती है, एक निश्चल स्वभाव with dynamic output. It is not static silence. It is not the silence in which no action can take place. One can work from the depth of one's silence. There can be inaction in action. There can be detached attachment. As you will understand, this is not a beginning stage. This is a slightly higher stage. Some of them you may be familiar with. They have been able to demonstrate to us how to practice all of these, how to ensure that we are able to do it. चाहे महेश्वरी जी हो, माधव पंडित जी हो, we have seen some of them. We have seen some of them in our childhood. There will always be a sense of calm and peace. There would always be a sense of dynamism, but without restlessness. When we read 12 Years with Sri Aurobindo, particularly when we read the chapter on the mother, of the mother, in terms of how dynamic she was, Nirodha ने इतने सुंदर ढंग से इतने डिटेल्ड में बताया है कि it really carries us with those vibrations, and the vibrations of mother are not of silent inaction, it is of dynamic action. Then there is an equanimity of acceptance जो गीता में स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं. I think we have somebody by name Manoj Mahato, जिनका कनेक्शन अनस्टेबल है, तो ऑलमोस्ट हर मिनट में 2-3 बार उनका डिटैच्ड और रिकनेक्टेड आ रहा है. तो मनोज जी कृपा करके आप थोड़ा आपका इधर वीडियो ऑफ कर दीजिए या जो भी है,
so that we are able to continue without too many pop-ups. यहां पर आने के बाद हमारी बेसिक नेचर का जो टेक्सचर है वो बदलना शुरू होता है. It starts changing and we become a different person. And पहले आपको टॉक में मैंने पूछा था क्या हमारी जो चेतना है वो फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल पर डिपेंडेंट है या वो फिजिकल, वाइटल और मेंटल हमारे चेतना पर डिपेंडेंट है. जब हम ये कॉन्शियस यहाँ सेल्फ मास्टरी तक पहुंच जाते हैं तो कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स चेंजिंग द फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल इन ए डिसाइसिव वे. We are no longer the same person. Of course, this is sadhana of many years and it depends on where we start and what our natural temperament is. Then we talk about the last step of this 5-step process of self-transformation. What we have done here as suggested approach towards self-transformation is trying to focus on the 4 aspects that are so prominent in the philosophy and yoga of Mother and Sri Aurobindo. A calm vision, a resilient strength, inner and outer harmony, and inner and outer perfection. Many of you will recognize this as the 4 aspects that Sri Aurobindo has written, 4 aspects of the mother as he has written in the Mother and other places, or in the social philosophy of Sri Aurobindo also, he writes about wisdom, strength, harmony, and progress and perfection, So he writes about that as having manifested in humanity from age to age. So we focus on this aspect. If we want to really move forward, there is the necessity to bring all these 4 aspects in our own personality to the front. I will briefly touch upon each of them so that you have an idea of what is management by consciousness. How do we change? So far we saw the physical and vital. Then we talked about taking it to a higher level and stabilizing our inner being. Now we are talking of applying it in our outward going into the organization, the employees, the people, the teams, and all of that. As far as the vision, thinking long term and beyond the confines of time and space. ये एक ऐसा दर्शन है जो अपना इमीडिएट नैरोनेस को बदल देता है और वो वाइडनेस जो डेवलपमेंट में हमने किया था, दैट वाइडनेस गिव्स अस द विजन ऑफ महेश्वरी. ट्रैंक्विल एंड काम, एक निष्पक्षता के साथ. And this is very difficult, my friends. I'm telling you. I know people within spiritual organizations who are struggling with this impartiality. I know people who are struggling with vision in many spiritual organizations because we have an opportunity in this age and day to visit many places. And those of you who know me personally, I have traveled a lot and I have been to many places and have stayed in some of these places sometimes for months. बहुत मुश्किल है, लेकिन काम करना है. पेशेंस, बहुत सारा पेशेंस चाहिए टीम के साथ, अपने साथ. एक फर्मनेस चाहिए. एंड दिस इज अ वेरी ट्रिकी बिजनेस. हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ की ओर होनी चाहिए. ट्रूथ कैन नॉट बी बेंट अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स. हमारा the most difficult aspect of management is what? I will decide, everybody else work for me. That is not a leader. That is a tyrant. That is not a spiritual leader. If you say, मैं जो सोचूंगा, आप हमारे साथ काम करो और मैं जो बोलूंगा वो करो. In fact, there is an entire module that we have on different types of leadership. That leadership is called coercive leadership. It's not spiritual leadership. Spiritual leadership is about vision. It's about empowering people. It's about enabling people. And when you work with a leader with a calm vision, you have that shoulder on your hand. बोलेगा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं. फिजिकली करने की जरूरत नहीं, हो जाता अपने आप में. And his strength comes from vision and knowledge.
Then another aspect is you need to have strength. Wisdom alone cannot break barriers for you. There are many wise people who are ineffective. Once you believe in the truth and you are impartial, you should be able to stand like a rock. एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक lightning की तरह presence होनी चाहिए. And मैंने ये देखा है ऐसे leaders के साथ कि लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक तुम सीधे रास्ते पे चल रहे हो, this man will give you 200% support. लेकिन जब तुम गलत रास्ते पे चढ़ोगे, he will not tolerate. Because that conviction comes from truth. उनको कुछ चीजों की जरूरत नहीं है. They don't need appreciation. They are not worried about criticism. They act out of clarity of purpose with a thorough thrust on it. Because उनको पता है, जैसे एक वीडियो था, all of us have seen it, I'm sure. मदर के साथ फकीर जी, our beloved Taradi's father, she tells him, did I tell you you're not doing a good job? जब वो टोन जो उनका था ना माँ का, मेरे दिल को छू लिया. मेरे को वो टोन याद रहता है, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, बट शी सेज, डिड आई टेल यू यूर, इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन. क्योंकि जब तक तुम माँ के लिए काम कर रहे हो या जब तक तुम ट्रूथ के लिए काम कर रहे हो, शी इज देयर, शी विल वर्क विथ यू. यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग. But that strength comes only with faith and commitment. Otherwise, we'll be like everybody else. थोड़ा यहाँ politics करो, थोड़ा वहाँ politics करो, चलता है, attitude ले लो, आज के लिए काम चला लो. Then you are not working with spiritual leadership anymore. Our outer difficulties can only be surmounted if we have inner conviction. एक आस्था और धारणा की जरूरत है उसके लिए. तब हम कह सकते हैं कि हम माँ के लायक काम कर रहे हैं, हम spiritual leadership दे रहे हैं. इसके साथ साथ हार्मनी इनर एंड आउटर, एक सामंजस्यता. एबिलिटी टू कैरी पीपल विथ अस इज एन इंडिकेशन ऑफ एन इफेक्टिव लीडर. बिकॉज श्री अरबिंदो कहते हैं ना, all problems of existence are essentially problems of harmony. This is where Sri Aurobindo's yoga becomes Sri Aurobindo's yoga. क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथ के पास रुक गए होते तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं हमको जो बहुत ट्रूथफुल है लेकिन किसी के साथ काम नहीं कर सकते. और ये हो नहीं सकता. Then Sri Aurobindo gives us the third element of transformative leadership, which is harmony. We have to carry people with us. At one point they carried the entire ashram. Mother used to say, मैं आप सबको हमारे मेरे consciousness में बिठाकर आपकी साधना मैं कर रही हूँ. Imagine, we don't even know the burden that she carried on our behalf, or she is still carrying on our behalf. In any case, when I come to Mother and Sri Aurobindo, I go more on the sadhana side than on the management side. So we'll come back to this. But we have to synthesize the opposites in a team. And this is a very important learning for many, many managers and leaders. What many people want is, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा चाहिए मेरे को आदमी. वो गलत अप्रोच है. मैं जिस तरह सोचता हूँ उसमें लिमिटेशंस है. वो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मुझे दूसरा आदमी चाहिए जो उस तरफ से सोचता है. I need somebody who can be different from me, but I will maintain harmony. और यहाँ पे 90% of successful leaders fail here because they can't take strong personalities जो कंधे से कंधे मिलाकर उनसे disagree करते हैं. We have to understand the importance of harmony and the ability to harmonize the vision and the team and the execution with focus. This is what takes us forward. And now, my friends, we are talking of very tough leadership. It is not easy. It is not easy. And the last one, of course, we come to perfection. Inner and outer perfection, ek praveennata. The pursuit of perfection in all four parts of our being, four parts that make up the consciousness, the physical, vital, mental, and spiritual. यहाँ पे महासरस्वती के attention to detail, skillful execution, एक diligence, एक कर्मठता, एक अटलता, एक perseverance, all of these have to come. And this is where as we work on this, we are going towards perpetual progressive perfection. ये static perfection नहीं है, एक progressive perfection है. And perpetual, निरंतर, unending.
It is not easy to bring all the four into us, but if we don't try, then we are not trying to be a spiritual leader. And this is where the mother's words that youth is not a matter of age, but youth is a matter of attitude. This is where we have to learn. All of these things have to be brought inside of us so that we can grow. And when we work on these things, ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये तो 10-10 साल लग सकते हैं कुछ चीजें. So to summarize, when we look at all these different aspects, there is self-observation, there is self-awareness, which talks about observation, detachment, and control. There is self-development, no ego, no desire, strong aspiration and acceptance. We talked about the 3 directions: deeper, wider, and higher. Then we talk of silence, self-mastery in terms of dynamic silence, inaction in action, peace with equanimity, ability to let go of control, and of course, self-transformation, which is calm vision, strength, harmony, and perfection. The next question is, wait, this is wonderful. You are giving us an entire yogic approach towards management. लेकिन ये करने का क्या फायदा है कंपनी को? इससे कंपनी को क्या लाभ मिलेगा? Because ordinarily companies focus only on profit. तो ये स्लाइड में एक समरी आ जाती है. अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट पर प्रयास करते हैं और हमारी कॉन्शियसनेस की श्रेणी बढ़ती है, वी गो टू अ हायर कॉन्शियसनेस एंड वी डेवलप ए कामर इनर सेल्फ, वी विल नेचुरली हैव अ हैप्पियर आउटर सेल्फ. हमारे जो काम करने का जो वातावरण है वो पूरा बदल जाता है. वेयर देयर इज डिसहार्मनी देयर विल बी हार्मनी. वेयर देयर इज चलता है देयर इज एन एटीट्यूड फॉर परफेक्शन. Where there is a bitterness, there is a joy. When all of this happens, automatically the productivity of the organization will go up. जब productivity बढ़ती है, तो naturally profit भी बढ़ती है. So this is how an effective leadership by consciousness and management by consciousness, this is how it improves the work environment and gives profitability to companies. So this is how we have brought together the entire philosophy of Mother and Sri Aurobindo. We have tried to bring together the essential elements, and like I told you, we have trained hundreds of people. In fact, in some of the trainings, we had IAS officers sitting with us, and some of them were amazed when they saw this approach to leadership. They were truly amazed, and they wanted to have follow-ups. They wanted to have smaller sessions for some of the senior people. All of these, it was a very fulfilling journey. And of course, for me, it is like we keep on doing revision in sadhana. That is what SAFM is for me. क्योंकि साधना किसी भी तरह करो, साधना ही होती है. और माँ के बारे में, श्री अरविंदो के बारे में किसी भी तरह बात करो, वो हमारे लिए एक जॉय का occasion बन जाता है. But the last quote here is also a very important one. We have, every one of us, a role to fulfill, a work to do, a place which we alone can occupy, says the mother. And this is extremely important to apply to ourselves and to every single employee, no matter how good or how bad it is, the person is. Because each one has this role and a place that we alone can occupy, says the mother. So this brings me to the end of my talk. Hindi is not my natural language of communication, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि जहां तक possible हो, थोड़ा बहुत the right technical terms are placed in front of us, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए. और फिर आगे अगर कुछ discussion करनी है तो we can definitely take up either here or one-to-one. So I will hand the podium back to Manoj Bhai, with a lot of gratitude for taking the trouble and having arranged this talk and making it possible. बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत आभार. और भाषा की बाध्यता नहीं है. बात यह है कि आपने अपने भीतर स्थित होकर जिस स्तर से बोला है उसमें भाषा गौण हो जाती है.
एक माँ का बालक किसी संस्थान में यदि काम करता है तो उसकी क्या अप्रोच होती है और क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको कितनी खूबसूरती के साथ आपने न केवल हमें समझाया है, हमने पीछे बरसों तक आपको उसको जीते हुए देखा है। सचमुच तो मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने समय दिया और इस विषय को इतने सरल तरीके से समझाया। आज सच्चे नेतृत्व की जो चुनौती है वो केवल राजनीतिक संगठनों में, आर्थिक संगठनों में, हमारे विभिन्न जो सरकारी ऑफिस है उनमें ही नहीं है। यहाँ तक कि जो आध्यात्मिक संस्थान है, जो धार्मिक संस्थान है, प्रबंधन ही होता है। हम लोग धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थान में सोचते हैं कि प्रबंधन की स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, पर माँ ने जो रास्ता दिखाया है कि कैसे हार्मोनी के द्वारा, कैसे ग्रेटिट्यूड को यदि हम हमारे भीतर का जो रथ है, हमारा जो अंतर रथ है, उसके सारथी के पद पर यदि हम अहंकार, ईगो के स्थान पर यदि ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता को अपना सारथी बना देते हैं, तो फिर सारा जो ऑफिस है, सारा जो संगठन है, वो हमारे लिए एक परिवार हो जाता है। और जब आप परिवार की अवधारणा को देखते हैं तो उसमें एक देखते हैं कि घर की जो गृहिणी रहती है, सी जस्ट कैरिंग अवे ऑल द मैनेजमेंट स्किल्स थ्रू द लव, थ्रू द अफेक्शन, थ्रू द कंपैशन। और उसके भी पीछे जो है, उस प्यार के पीछे साथ साथ एक त्याग की भावना होती है कि ये सब मेरे हैं और ये सब मेरे लिए है और हम सब एक दूसरे के लिए। सो ये चीज ही जब धीरे धीरे बड़ा रूप लेती है संगठनों में, और खास करके इसमें जो आध्यात्मिक संगठन है उनको तो इसके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। और भी जहां जहां हम लोग काम करें, जहां जहां इस विषय को जानने समझने वाले हों, तो इस तरीके से हम कैसे हार्मोनी को अपने आसपास के वातावरण में परकोलेट कर सकते हैं, उसी से ये बात बनती है। और जैसा कि भैया ने बहुत ही ठीक कहा, मैंने कहा कि एक शिक्षक को एक योगी होना चाहिए, तो वो शिक्षक के संदर्भ में था। एक सच्चे नेतृत्व जो ट्रू लीडरशिप है, उसमें भी एक भीतर एक तरह की जो निष्पक्षता, एक तरह का जो इन एक्शन जिसकी भैया ने बात बताई, और साथ में उन्होंने कहा कि जो भी हम करते हैं उसमें अटैचमेंट तो होना चाहिए। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं सब काम करता हूँ लेकिन मैं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होता। अल्टीमेटली जो भी अवतार आके कोई हमें शिक्षा देके जाते हैं, वो एक हमारे साथ एक टारगेट सेट करके जाते हैं कि धीरे धीरे मानवता को, धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को, धीरे धीरे हमारी जो चेतना है, हमको उस स्तर तक लेके जाना है। तो मैं अब जो है इसको कार्यक्रम को जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उन सब के लिए खोलता हूँ। उसमें से यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो वो श्रीयुत श्रीनिवास जी से प्रश्न कर सकते हैं, और हम लोग उसके बाद जो है फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सो ऑडियंस में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने स्पीकर को ऑन करके और प्रश्न पूछ सकते हैं। रेलेवेंट प्रश्न इसी टॉपिक पे होंगे तो हमको जवाब देके बहुत अच्छा लगेगा। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, ये पूछना था कि जैसे पहला रूपांतरण जब हो रहा है प्रबंधन में, तो फर्स्ट स्टेप पर क्या होना चाहिए? पहला जो स्टेप होना चाहिए। सर पहले अपना नाम बता दीजिए, और अगर आपके दर्शन भी हम लोगों को मिल सकेंगे तो जवाब दे के बहुत हर्ष होगा हमको। जी जी, और थोड़ा अपना नाम बता दीजिए सर। जी, नाम मेरा है अश्वनी उज्जैन। हम जी। सासाराम बिहार में एक जगह है जी डेहरी। आपका स्वागत। जी जी। हाँ, पूछिए पूछिए भैया। ये रूपांतरण का फर्स्ट स्टेज प्रबंधन की ओर पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एकदम शुरू वाला जो प्राथमिक जो होना चाहिए, प्राइमरी स्टेप। जैसे हमने बात किया है, मैनेजमेंट के अप्रोच में रूपांतर जब बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट इटसेल्फ इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ 5 स्टेप प्रोसेस। मतलब 5 स्टेप्स जो हमने बताया था,
मैं आपको वो एक स्लाइड दिखाता हूं जो मैंने बीच में शेयर किया था कि हाउ वी स्टार्ट इज विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनर अवेयरनेस। तो हमारा रूपांतरण की फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ इज स्टार्टिंग विद सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ताकि द रिजल्ट्स ऑफ रूपांतर विल कम मच लेटर। रूपांतरण होने में टाइम लगता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो वही होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हम किस तरह अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को हार्मोनाइज कर सकेंगे, किस तरह हमारा वीकनेसेस को इम्प्रूव कर कर एक स्ट्रेंथ बना सके और धीरे धीरे उन पर काम करके आगे बढ़े। यह इंडिविजुअल लेवल पे है। देन यू हैव टू अप्लाई द सेम एनालिसिस इन द टीम ऑल्सो। अगर हमारे टीम में 5-6 लोग हैं या 10 लोग हैं या क्लोज 3 लोग हैं लेकिन टीम 30 लोग हैं, तो धीरे धीरे इनमें हमको वही अप्रोच लेना चाहिए कि क्या हमारे स्ट्रेंथ्स है, क्या हमारे वीकनेसेस है और कैसे इनको हार्मोनाइज करके वीकनेसेस को इररिलेवेंट बना सकते हैं बाय कॉम्पेंसेटिंग फॉर अदर एलिमेंट्स। एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी यही करेंगे हम कि भाई क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है और कहाँ कहाँ हार्मोनाइज करने की जरूरत है। So it applies at the individual level, it applies at the team level, it applies at the organizational level of observation, awareness and development. And it is not a one-day process. It's also iterative process. Sometimes, as Sri Aurobindo says in the yoga, the same victories have to be won many times. So कोशिश जारी कर सकते हैं इसमें, धीरे धीरे चल के we will be able to get to the stage of रूपांतरण. And within Rupantaran, we have seen those 4 elements. The vision, एक दर्शन होना चाहिए, strength होना चाहिए, एक harmony होनी चाहिए, एक perfection होना चाहिए. A good way is also to analyze where do we stand as an organization and a team in these 4 elements, and then start analyzing and working on it. These 2 approaches should give us fairly good idea कि कहाँ तक और कैसे आगे बढ़े. Thank you. Thank you for asking. थैंक यू। और एक संदर्भ में श्रीनिवास जी हाँ जी, मनोज भाई बोलिए। एक संदर्भ में मुझे स्मरण आता है, माता जी से किसी ने किसी संदर्भ में पूछा था कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। वो माँ ने तपाक से जवाब दिया था, सबसे पहले तुमको ये चाहना चाहिए कि तुम ऐसा करना चाहते हो। So the first thing is you have a strong will to do it. Yes. Then the means and the process will begin. Thank you very much. Thank you भैया। कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी, आपको जोड़ना चाहते हैं? हाँ, even when someone asks for something like how do we get peace, उस पर भी मदर ने यही कहा था कि first you must want it. जो हम कह रहे थे पहले पीस एस्टैब्लिशर, उस पर भी उन्होंने कहीं कहा कि पहले तुमको you should want it, and it will be surprising. Who wouldn't want peace? It is wanting is more than just महीने में एक बार उसके बारे में सोचने से ज्यादा है कि एक लाइफ उस डायरेक्शन में ले जाना चाहे। बहुत सुंदर बोला आपने, बिल्कुल सही। Any other question from audience? या कोई आप इसमें प्रश्न के अलावा आप सब लोग यदि इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सब माँ के बच्चे हैं और किसी का ये दावा नहीं है कि हम में से कोई ज्ञान गंगा बहाएगा और बाकी सब लेंगे। आप सब लोग ये चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है मुलगू जी से। जी जी नमस्ते रमेश जी। नमस्कार। ये चाय आपकी वही चल रही है, 3-4 कप बन के आ गई अब तक? कब चाय की है तो पानी। समझ में नहीं आया। चाय की कप है लेकिन इसके अंदर है जो है पानी है, बस जस्ट कीपिंग द थ्रोट। आप अगर कैप पहन के उसकी टॉक सुन सकते हैं तो वो चाय के कप में पानी नहीं पी सकते क्या? और my better half is actually filling it up for me every now and then, so that is the secret of several cups. जी जी जी, तो रवि जी कह रहे थे। अरुण भैया भी हमारे बीच में है, अगर वो इसमें कुछ जोड़ना चाहे तो। अरुण नायक जी ने भी बहुत सारा काम किया है, ना केवल औरू यूथ में, प्रबंधन में, बल्कि आजकल तो हमारा ये जो श्री अरविंद सोसाइटी का जो हिंदी क्षेत्र है, इसमें वो सचिव की भूमिका में भी है। तो
और ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, मुझे पता है। तो अरुण जी यदि इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे। मैं तो सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते भैया। योग की जो परिभाषा है वो तो एक ही होती है, उसके शब्द बदल जाते हैं। तो श्रीनिवास जी ने जो बात कही है उस बात को दूसरे शब्दों में कहने से कोई बात बढ़ेगी नहीं, बात तो वही रहेगी। एक चीज, खाली एक बात जो मेरे मन में रही, जो मैं चाह रहा था कि कहीं से ऐड होने को मिलती, मुझे सुनने को मिलती, वो ये है कि एक मानसिक स्थिति है जिसे मैं कहता हूँ साइलेंस ऑफ द माइंड। हम जब साइलेंट माइंड में बैठकर काम करते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी हायर माइंड से होती है, और प्रबंधन के जितने भी काम हैं उसमें जो कॉन्शियसनेस का जो एलिमेंट है वो अधिक प्रखर और अधिक मुखर होकर सामने उतरता है, क्योंकि उस समय हमारी इंट्यूटिव फैकल्टीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कभी श्रीनिवास जी से इस विषय में कुछ और सुनने का, कि मैनेजमेंट विद कॉन्शियसनेस के साथ में साइलेंट माइंड का क्या रोल है और साइलेंट माइंड किस प्रकार से एक सहायक के रूप में काम करता है। मैनेजमेंट का फील्ड उन्हीं का है, और मैं चाहूँगा नहीं कि उसके अंदर मैं किसी प्रकार से अपनी कोई दखलंदाजी करूँ। But I would definitely would want to hear about silence of the mind and how a silent mind helps you in effectively dealing with issues, because then it takes you on the path of the integral yoga more effectively. एक भैया In fact, एक सरल say something. एक सरल सहज सी बात है कि अपने कार्यालय में या अपने जो जिसका ज्यूरिसडिक्शन जो जितना होता है उसमें वो लीडर ज्यादा प्रभावी होता है जिसकी अपने जो सुपर बॉस है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। सो यही जीवन विज्ञान में भी है कि यदि हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ काम करने के लिए हम ज्यादा प्रभावी काम तब कर पाएंगे यदि हम चेतना के स्तर पर ईश्वर से, माता जी से, भगवान से जुड़े हैं। तो जो सुपर बॉस से जुड़े रहकर फिर अपने सेक्शन में काम करता है वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावी काम कर पाता है, निष्पक्ष कर पाता है, ट्रांसपेरेंसी से कर पाता है। तो वो जो एक बात बोली है आदरणीय अरुण भैया ने, वो हम लोग भी साइलेंस ऑफ माइंड पर आपसे सुनना चाहेंगे। इसके अलावा ट्रू लीडरशिप के विषय में भी आज कुछ कम बात हो पाई है, तो आने वाले महीनों में जब कभी आपके पास समय होगा तो हम लोग जरूर उसके विषय में आपसे बात करना चाहेंगे। और यदि कभी संभव होगा, आपके पास समय होगा, तो इवन ये जो 150वां वर्ष श्री अरविंद का जन्मोत्सव का है, इसमें अगर कभी कोई ऐसा सहयोग लगेगा वेबिनार के माध्यम से, तो वी कैन स्पेंड अ फुल डे टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस और द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस और द ट्रू लीडरशिप. All these are the subjects which you can explain to us very well. So thank you very much. Please. We can take a suitable opportunity. In fact, 2-3 small things I will point out to the audience so that beyond this talk also we can take up some of these things. ये छोटी सी किताब है The Mother. इसमें chapter 5 है जिसमें it is about how to work. एंड सारा कर्मयोग का जो सारांश है इसमें श्री अरबिंदो ने 4 पन्नों में दे दिया है हमको। बहुत ही सुंदर कंडेंसेशन ऑफ कर्मयोग है ये। मौका मिले तो जरूर आप पढ़िएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। आई हैव ड्रॉन अ लॉट ऑफ support from this particular small chapter, and I share it liberally with many people when I get an opportunity in this direction. And I will just share one more thing based on what Arunda has just said. जो साइलेंट माइंड के बारे में एक रीसेंट एपिसोड याद आई है। One of the ashramites who was in the ashram in the 1960s and till recently also, she was there during Mother's time, and she was asked to help in United Nations related work. And when Mother was interacting with her, she said, "Oh, you have a silent mind."
And I find it so much easier to work with a silent mind. So it is so powerful, so beautiful, so instructive. जब मैंने पढ़ा था तो मुझे तो I mean it left a very lasting impression कि हमारे दिमाग में दिन में 63,000 thoughts चलते रहते हैं और रात को पता नहीं कितने चलते रहते हैं. And here Mother is telling us directly, if you want to be my instrument, work towards developing a silent mind. That is what she's telling us. So thank you, Arunda, for bringing it up, and surely when an opportunity presents. No, Srinivas, you are such a strategist when it comes to giving a demonstration or when it comes to giving a talk, that ऐसा घेराबंदी करके सारा बात को अपने रखते हो आप, and I've seen it over so many years, कि उसमें कोई चोर दरवाजे का भी पैसेज का भी जगह नहीं बचती है. There is nothing that one can add. But this was like para jumping into the domain and giving an idea. बहुत सही बोला. Thank you so much for this talk. It was a very, very illustrative, very illuminating talk actually. अभी मैं इसमें जो संदेश देख रहा था, जो मैसेजेस जिसमें चैट बॉक्स में आते हैं, तो पंडित शांतनु भट्टाचार्य जी जो कोलकाता से हैं, माता जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं और संगीत के तो बहुत बड़े महारथी हैं ही. पंडित की उपाधि उनको है. उनका मैसेज इसमें आया था और उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जो है इतना सुंदर सेशन को मैं देख सका, सुन सका. हालांकि उन्होंने पूरा नहीं उसको सुन सके, पर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बराबर इसके बीच में आएंगे और जब भी उनको उचित समझेंगे तो हम लोगों के बीच में बात भी वो करेंगे. तो अगर और कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम इस सत्र को समाप्त करना चाहेंगे. उसके पहले हमारे बीच में श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा से अपर्णा रॉय दीदी हैं, तो वो अगले रविवार को जो हमारी वार्ता होगी श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की, उसके विषय में कुछ सूचना देना चाहेंगे. अपर्णा दीदी. मनोज भैया, एक चैट बॉक्स में एक सवाल है मेरे नाम से जी. इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने लिखा है कि अरुण सर, एनी स्पेशल पर्सपेक्टिव फ्रॉम तंत्र ऑन मैनेजमेंट. जी जी भैया. तो जो इस क्षेत्र में अगर मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो इसमें तंत्र में और योग में कोई अंतर नहीं है. इसलिए जो कुछ भी आज हमने सुना है वही सब लागू होगा कमोवेश रूप से. इसलिए अलग से कहीं हम समझे कि तंत्र शास्त्र में अलग से कहीं मैनेजमेंट के लिए कोई बात कही गई हो, ऐसा है नहीं. सो वी विल कंटिन्यू विद व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. अपर्णा दीदी आइए. सभी को मेरा नमस्कार. मनोज भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है दीदी, आ रही है. अगले रविवार के लिए श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की तरफ से जो वार्ता आयोजित की गई है, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ. मुक्ता जी बोलने वाली हैं और श्री अरविंद की जीवन धारा 1926 से लेकर 1950 तक, कुछ इस तरह का ही विषय उन्होंने चुना है. और जो हमारी ये वार्ता के एक क्रम चल रहा था कि श्री अरविंद के जीवन के विविध चरणों को हम गुजरते हुए महसूस करें, उसी क्रम में ये संभवतः 1 और या 2 वार्ताओं में खत्म होगा और उसके बाद हमारे नए कार्यक्रम शुरू होंगे. आप सभी उसमें उपस्थित रहेंगे, ये उम्मीद है. और आज की वार्ता के लिए विशेष रूप से श्रीनिवास भाई को बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा रहा और इतना कठिन विषय लेकिन इतने सुगम ढंग से उन्होंने समझा दिया. आशा है सभी ने आनंद लिया होगा. मैंने तो बहुत लिया. तो सभी को नमस्ते. थैंक यू दीदी. तो मैं भी संस्था की ओर से आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अब मोनिका जी से निवेदन करता हूं कि वे इसमें माता जी का जो है वो संगीत थोड़ा चलाएंगे, तो हम लोग उनको श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे. जी सर. उनको श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे.
सबको एक बार पुनः आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह रविवार को 4 बजे हम सब लोग फिर मिलेंगे। उसकी पृथक से लिंक आपको हिंदी जोन के ग्रुप में और विभिन्न ग्रुप में, दिल्ली आश्रम के ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।